गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रतिभा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं दीपक वर्मा। दोस्तों, आपको जान के खुशी होगी कि आज से हम लोग जनरल नॉलेज की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो जीएस में कई सारे पार्ट होते हैं, उन पार्टों को सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। और जो सबसे जीएस का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वो होती है पॉलिटी, है ना, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था। उसको हम आज यहाँ शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि हमने थोड़ी सी कोशिश की है इसे कराने की। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो अगर कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख के डालिएगा, मैं उसको समझाऊंगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय राज व्यवस्था, जैसे कि इसके नाम से ही पता पड़ता है, इसका मतलब होता है किसी पर राज करना। ठीक है दोस्तों, तो जो राज व्यवस्था होती है वो सिंपली किसी मतलब एक राज करने से संबंधित है ना। तो अब आज हमारा पहला चैप्टर होगा इसका। चैप्टर का नाम है संविधान का विकास, है ना। हम संविधान पढ़ेंगे और उसमें पहला क्वेश्चन है कि संविधान का विकास कैसे हुआ, तो वो आज हम जानेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जब अंग्रेज भारत आए थे, कब आए थे? 1600 ईस्वी में इंग्लैंड से भारत आए। एक कंपनी बनी थी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो सन 1600 ईस्वी में भारत आए थे। अब दोस्तों, जब वो भारत आए तो उनका जो मेन उद्देश्य था वो उद्देश्य था केवल यहाँ पे आके व्यापार करना। लेकिन जैसे जैसे वो यहाँ पे रहने लगे तो उनको ज्ञात हुआ कि हम व्यापार तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पे राज भी करेंगे। तो उसकी उन्होंने शुरुआत की थी जब 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई थी। दोस्तों, प्लासी, है ना, प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी और उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो वो क्या था, उस टाइम पे जो अंग्रेज गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव, है ना। उसको क्या बोला जाता है? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, है ना। किसने बोला है वो? पिट ने। तो दोस्तों, जो क्लाइव था उसको ने चालाक लोमड़ी की संज्ञा भी दी गई है। तो उसने क्या किया था कि 1757 की प्लासी की लड़ाई लड़ी, है ना, और 1764 में, मतलब एक तरीके से वही था, लेकिन गवर्नर वेरेलेस्ट था, लेकिन जो मेन करता था वो क्लाइव ही था। इसलिए हम बोल सकते हैं जो बंगाल का पहला गवर्नर था वो कौन था? वो था लॉर्ड क्लाइव। तो जब ये दो युद्ध हुए थे, प्लासी की लड़ाई और बक्सर का युद्ध, ये दोनों अंग्रेजों ने जीत लिए थे। और हमारा क्या हुआ था, 1765 में इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, एक हुई थी 12 अगस्त को, है ना, और एक हुई थी 16 अगस्त 1765 को। तो उसमें क्या हुआ था कि जो जब संधि हुई तो संधि के अकॉर्डिंग इनके लिए बहुत सारा धन मिला, बहुत सारी जागीरें प्राप्त हुई। तो इनका जो मन था, इनका मन करने लगा कि अब हम भारत पे राज करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने कुछ संविधान में मतलब एक्ट लेके आए, वो एक राज करने का जो मसौदा होता है वो लेके आए थे। एक उन्होंने एक परफॉर्मा तैयार किया गया राज करने के लिए। दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं से जो होगा अंग्रेजों का भारत पे शासन प्रारंभ होता है। तो इस कड़ी में उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। दोस्तों, क्या किया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, अगर हम कहें इस एक्ट की बात करें तो ये जो होगा सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट था, क्योंकि यहीं से इन्होंने भारत के में राज करना शुरू किया था। तो इस एक्ट में हुआ क्या क्या था, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ समझाऊंगा और समझने की कोशिश करना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया, है ना। अब दोस्तों, ये संसदीय नियंत्रण होता क्या है? तो इसके लिए क्या किया था इन लोगों ने कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो बना के यहाँ भेजा गया। अब जो कंपनी यहाँ पे शासन करती थी वो उसकी देखरेख करता था, है ना। तो संसदीय प्रणाली की हम बोल सकते हैं शुरुआत भी यहीं से, एक नींव पड़ गई थी यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अगला अगला आगे हम देखते हैं। कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली कि वो क्या क्या राजनीतिक कार्य करेंगे, क्या क्या उसके प्रशासनिक कार्य होंगे, इसकी भी यहाँ से मान्यता मिल गई। आगे केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी इस एक्ट से, है ना, कि एक सेंट्रल होगा, वहाँ पे गवर्नर जनरल होगा ना, इस तरह की कि मतलब एक केंद्र प्रशासन बनाया गया। जैसे इंडिया में इस टाइम पे कि केंद्र होता है, फिर राज्य होते हैं, फिर, है ना, जिला, ब्लॉक, इस टाइप से। तो केंद्रीय उसकी नींव रखी गई थी इस टाइम पे। और जो था एक बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का
गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है दोस्तों। और इस तरह से जो हमारा पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना था वो बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ जो इस गवर्नर जनरल के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया था इसी टाइम पे। जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद है उसका भी इस टाइम पे गठन किया गया था। इसी के साथ 1774 में 1773 एक्ट के तहत 1774 में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए तो उसके जो मेन न्यायाधीश थे वो कौन थे? वो तो सर एलिजा हेम्पी थे। 3 न्यायाधीश और थे, उन तीनों के नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि वो तीनों कौन कौन थे। ठीक है दोस्तों। तो जो भारत का जो पहला सुप्रीम कोर्ट था वो कब बना था? 1774 में। दोस्तों 10वीं बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। इसमें एक चीज़ और हुई थी कि जो कंपनी के जो कर्मचारी होते थे उनका जो व्यापार करने और भारतीय लोगों से जो उपहार व रिश्वत लेते थे वो पूरी तरह से बैन कर दिया था। क्या कर दिया था? पूरी तरह से बैन कर दिया था। और मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया, जो मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों। ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीधे सीधे जो फैक्ट हैं ये मैंने आपको बताए, इनसे हर फैक्ट है इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो समझने की कोशिश करना दोस्तों। ठीक है। अगला एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हुआ था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए वो हमने नहीं लिया। तो अगला एक्ट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। इसमें क्या हुआ था? कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य थे उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। तो जो व्यापारिक कार्य थे उनको तो देखता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, है ना? कौन देखता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और जो शासन करने वाला जो था उसको देखता था हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, है ना? और इसके जो सदस्य होते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य सीधे सीधे जो ब्रिटिश का राजा होता था वो इसको नियुक्त करता था। तो दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बना था तो उस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम, आगे आगे बढ़ते हैं, सॉरी। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। कौन सा आता है? 1793 का चार्टर एक्ट। दोस्तों इस एक्ट में क्या हुआ था? जो ब्रिटिश कर्मचारी थे उनका वेतन पहले क्या होता था? ये कंपनी खुद देती थी, है ना? इससे क्या कर दिया इन लोगों ने? जो इनका वेतन होता था वो अब भारत के जो राजस्व होता था उसमें से देने की व्यवस्था कर दी गई थी। यानी कि जो कंपनी के सदस्य नियंत्रण बोर्ड के सदस्य होते थे उनका वेतन अब भारतीय राजस्व में से दिया जाने लगा था। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला एक आता बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। कौन सा? 1833 का चार्टर एक्ट, है ना फ्रेंड्स? इसमें क्या हुआ था? सॉरी दोस्तों। जो कंपनी के जो व्यापार करने का अधिकार था वो 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी कि कंपनी अब 1833 तक व्यापार कर सकती थी, है ना? और जो कंपनी का भारत से जो व्यापार, केवल पहले क्या था कि कंपनी के जो लोग होते थे केवल भारत से ही व्यापार करेंगे, लेकिन अब क्या हुआ था? इसके बाद उनका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और जो और ब्रिटिश लोग थे वो भारत से आके व्यापार कर सकते थे। लेकिन दोस्तों उसके उसके साथ ही एक चीज़ और हुई थी कि उसका व्यापार से एकाधिकार समाप्त तो कर दिया गया था, लेकिन चीन के साथ उसका पूरा व्यापार रहा। और जो चाय थी उसके साथ मतलब उसको दूसरा कोई साझेदार नहीं था। और जितने भी पश्चिमी देश थे ना सबके साथ वो व्यापार में एकाधिकार रहा, लेकिन भारत के साथ व्यापार करने का उसका एकाधिकार ख़त्म कर दिया गया था। दोस्तों इसमें एक मिशन आया था, बताऊँगा मैं आपको। जो मैंने अभी बताया था कि सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था, है ना? और जो तो शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने की यहाँ पे बात हुई थी कि शिक्षा पे हम 1 लाख खर्च करेंगे।
तो और ये जो खर्च होना था ये 1813 में इसकी बात हुई थी, लेकिन दोस्तों जो 1 लाख रुपया मिला था 1823 तक भी वो इन पे ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन शिक्षा के लिए इतने गंभीर नहीं थे उस टाइम पे ये लोग। दोस्तों इसी टाइम पे अंग्रेज़ों में जो ईसाई मिशनरी होते थे, क्योंकि अंग्रेज ईसाई होते थे मोस्टली, तो उन्होंने भारत में प्रचार करने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। दोस्तों इसमें क्या हुआ था, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, पता था आपको। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया 1833 में। इसमें क्या हुआ था कि अब वो कंपनी व्यापार बिल्कुल नहीं कर सकती थी भारत में। लेकिन जब व्यापार तो ख़त्म हो गया, अब कंपनी के कर्मचारी करें क्या, तो अब कंपनी का केवल एक ही काम रह गया कि वो ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन था उसका शासन, उसकी तरफ से एक कठपुतली की तरह भारत में शासन करेगी वो। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो 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 संविधान का विकास हुआ था ये 2 पार्टों में हुआ था। मैं बताना भूल गया शुरू में। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन विकास है ना, तो वो कब से कब तक था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन विकास आता है हमारा 1773 से लेके 1858 तक है ना। 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, और उसके बाद जितने भी एक्ट पारित होंगे वो क्या करेंगी, वो ब्रिटिश क्राउन का अधीन पारित हुए थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 पार्टों में अभी हम कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो दोस्तों बने कौन थे हमारे गवर्नर जनरल। पहले जो गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे विलियम बेंटिंग। कौन थे, विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोस्तों जो पहले जो हमारे जो गवर्नर जनरल बने थे इस एक्ट के तहत, वो कौन बने थे, वो बने थे विलियम बेंटिंग है ना। विलियम बेंटिंग हमारे इस एक्ट से पहले गवर्नर जनरल बने थे। आगे इसमें और देखते हैं कि जो इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया था है ना। विधायिका संबंधी शक्ति, दोस्तों एक टर्म आती है यहाँ पे विधायिका है ना। अभी मैं आपको जब पॉलिटी करा रहा हूँ तो इन सारी चीज़ों को बड़े डिटेल में समझाऊंगा। तो किसी भी देश में शासन करने के लिए उसकी, अगर गणतंत्र देश है तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे गणतंत्र बोला, तो अगर मैं अभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है गणतंत्र व्यवस्था, दोस्तों गवर्नर ऑफ विधायिका संबंधी शक्ति है ना, ये टर्म आती है विधायिका। तो किसी भी देश में शासन करने के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और दोस्तों जब गणतंत्र या लोकतंत्र की बात हो तो ये 3 स्तंभ होते हैं इसके। तो अब देखो मैंने यहाँ पे गणतंत्र या लोकतंत्र बोला, तो अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो गणतंत्र जो सरकारें होती हैं, लोकतंत्र का जनक किसे बोला जाता है, किस कंट्री ने इस तरह की व्यवस्था शुरू की थी। तो आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो मैं कल इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों। अब विधायिका की हम बात करते हैं तो 3 होते हैं, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका और एक होती है न्यायपालिका। दोस्तों इनके काम क्या क्या होते हैं मैं यहाँ पे हल्का सा समझा रहा हूँ, लेकिन एक चैप्टर पूरा इन चीज़ों पे मैं लेके आऊँगा, बहुत डिटेल में आपको समझाऊँगा। इसमें क्या होता है, जो विधायिका होती है हमारी, वो कोई कानून अगर बनाना होता है तो उसको वो बनाती है। ठीक है ना। अब देखो विधायिका में होता कौन कौन है, हमारी संसद होगी। देखो ये 2 स्तर पे चीज़ें होती हैं, एक होती है केंद्र स्तर पे और एक होती है राज्य स्तर पे। अगर केंद्र स्तर की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा यानी कि तरीके से संसद हो गई हमारी। और राज्य स्तर पे बात करें तो विधानमंडल होता है पूरा है ना, विधानसभा और विधान परिषद दोनों। इसी तरह से कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं हमारे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है ना, उप प्रधानमंत्री, ये जो होते हैं ये सब आते हैं हमारे कार्यपालिका में। यानी कार्यपालिका का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना किसी चीज़ को, यानी किसी चीज़ को चलाना। तो अगर जब विधायिका कानून बनाती है तो वो कानून पास होने के लिए कार्यपालिका के पास जाता है। अगर सबने उस पर कार्यपालिका ने अपनी सहमति दे दी तो वो हो जाता है कानून, वो हमारा बन जाएगा।
अब दोस्तों अब कानून बन गया तो उसका मेंटेनेंस है ना, कि किस, अगर कोई उस कानून को तोड़ता है तो उसको क्या दंड देना चाहिए, उसका रख रखाव कानून का कोई मतलब उसमें उल्लंघन ना हो, तो जो उसकी वो करती है हमारी न्यायपालिका, है ना। दोस्तों इसमें केंद्र और राज्य कोई चक्कर नहीं होता। अगर अगर ऐसा होगा सुप्रीम कोर्ट केंद्र का हो गया, हाई कोर्ट राज्य का होगा, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। इसमें एक ही होता है सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट फिर जिला न्यायालय सत्र न्यायालय, ऐसे करके इसमें सारी चीज़ें होती हैं। इसमें एक ही चीज़ होती है। उम्मीद है आप ये समझे होंगे। ठीक है दोस्तों, सॉरी गाइस। अब देखते हैं जो इसके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों को नियामक कानून, है ना। और जो नए कानून बने उन कानूनों को क्या कहा गया था, उन कानूनों को कहा गया था एक्ट। क्या कहा गया था उन कानूनों को? एक्ट कहा गया था। इसी में बहुत सारे दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में क्या कर दिया गया था, विधायिका के जो सारे अधिकार थे वो इसमें दे दिए गए थे, है ना। वो चीज़ें मैंने कुछ इसमें लिखी नहीं हैं क्योंकि वो कुछ ज़्यादा डीपली हो जाता है। मैंने बस हल्का सा शॉर्ट में एक सिनॉप्सिस टाइप का बना के दिया है आपके लिए, है ना। और इसी में एक चीज़ हुई थी, सिविल सेवा शुरू करने की बात हुई थी, है ना। 1833 एक्ट में क्या हुआ था, इन लोगों ने कहा था जी भारत में सिविल सेवा के लिए एक ओपन प्रतियोगिता करते हैं। ओपन प्रतियोगिता शुरू करने की यहाँ पे बात की थी इन लोगों ने, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसने इस बात का पूर्ण विरोध किया था कि जो सिविल सेवक होते थे वो केवल ब्रिटिश होने चाहिए, ना कि भारतीय, है ना। तो इसलिए इन लोगों ने ये ओपन सिविल सर्विस की बात जो है यहाँ पे कैंसिल कर दी थी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। मैंने बताया था जो इस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। और पहला गवर्नर जनरल कौन था, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें इसकी चीज़ देखते हैं तो इसके बाद बढ़ते हैं कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया था, है ना। अब देखो कानून बना है तो उसके लिए विधि बनेगा, यानी कि विधि लॉ। जब लॉ बन रहा है तो दोस्तों एक विधि आयोग की स्थापना भी की गई थी। विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन याद करने योग्य, एग्जामों में कई बार आता है। तो जो हमारा पहला विधि आयोग था 1833 एक्ट के तहत 1834 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1833 एक्ट के तहत 1834 में। और जो विधि आयोग का जो पहले अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड मैकाले। दोस्तों लॉर्ड मैकाले कौन थे? ये एक ब्रिटिश राइटर थे और इनके एक भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक होता है ना, वो इनको ही बोला जाता है। ठीक है, 1800 विधि आयोग की। और दोस्तों आपको कमेंट में ये बताना है कि जो प्रेजेंट टाइम पे कौन सा विधि आयोग है और उसके अध्यक्ष कौन है, तो कमेंट करके बताइएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम क्या है। 1853 का चार्टर एक्ट, कौन सा? 1853 का चार्टर एक्ट। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट था थोड़ा सा। इसी एक्ट में भारत में पता क्या हुआ था, ट्रेन चली थी, है ना। 1853 में ट्रेन चली थी, है ना, बम्बई से ठाणे, है ना, 16 किलोमीटर चली थी वो। अब देखो इसमें क्या हुआ था, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी व प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग अलग कर दिया, है ना। यानी कि कार्यपालिका अलग कर दी गई और विधायिका अलग कर दी गई। तो एक तरीके से हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, है ना, विधायी प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया है। एक तरीके से यहाँ संसद की शुरुआत कह सकते हैं कि यहाँ से एक इसको लघु संसद की तरह इसमें इन्होंने एक लघु संसद का रूप देने की इसको कोशिश की थी। कई बार बोला भी जाता है कि भारत में लघु संसद की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन यूपीएससी यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है कि लघु संसद वाला, तो प्लीज़ इसको याद कीजिएगा और एक कॉपी लेके जो जो चीज़ें मैं अलग से क्वेश्चन बताता हूँ उनको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि अगर मैं इस पर लिखता तो इतना टाइम नहीं होता है कि इस पर लिखिए तो बहुत बड़ा हो जाता है ना, 2-3 घंटे में पीडीएफ बन पाती है, फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो अब जो जो क्वेश्चन मैं अलग से बोलता हूँ तो उनको प्लीज़ नोट डाउन कर लिया करो, एक सिनॉप्सिस टाइप के बना लिया करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे जो जो 1853 का चार्टर एक्ट था, है ना। इसमें क्या हुआ था, गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना की थी और इसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए, है ना। और इन पार्षदों को विधान पार्षद बोला गया और इन विधान पार्षदों से मिलकर ही विधान परिषद बनी और उस विधान परिषद को ही लघु संसद बोला गया था। ठीक है, यानी कि इसको एक छोटी संसद की तरह कार्य किया था इसने एक, है ना। ठीक है फ्रेंड्स,
तो दोस्तों यहाँ पे यूपीएससी शुरू करने की, अब देखो एक क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी आयोग कब बना था हमारा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी और किस आर्टिकल में यूपीएससी आता है। ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें क्या होता है, सिविल सेवाओं की भर्ती व चयन हेतु खुली प्रतियोगिता शुरू हो गई थी यहाँ से, है ना। कब से शुरू हुई थी, 1854 से। दोस्तों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, 1854 में क्या हुआ था, भारतीय शिक्षा से संबंधित बोर्ड डिस्पैच, क्या बोर्ड डिस्पैच भी 1854 में आया था। और जो इसमें सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए खोल दिया गया, और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति, दोस्तों याद करना किस पे की गई थी ये, मैकाले समिति की अनुशंसा पर सिविल सेवाओं को 1854 में भारतीयों के लिए खोल दिया गया था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिएगा अच्छे से। अब आगे देखते हैं हम, पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व, जो स्थानीय प्रतिनिधित्व था, जो यहाँ के लोग थे उनके लिए दिया गया था दोस्तों। ठीक है, ये देखो कितने, अब देखो जब ये अब यहाँ पे टर्म आती है स्थानीय प्रतिनिधित्व, ये क्या था, मैं इसमें आपको डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूँ। 6 नए सदस्य जुड़े गए थे, तो इसमें 6 में से जो 4 का चुनाव होता था, कहाँ से होता था, बंगाल से। याद कर रखना दोस्तों, कहाँ से होता था, बंगाल से। 4 का, और जो मद्रास है ना, बम्बई और आगरा है ना, कहाँ से 4 का चुनाव कहाँ होता था, बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ से हमको इनका चुनाव होता था, है ना। यानी कि एक तरीके से जो प्रांतीय सरकारें थी वो यहाँ से हमारी शुरू हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक तरीके से इतना इम्पोर्टेंट था। और दोस्तों इसके बाद 1857 में क्या हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके अपने हाथों में ले लिया था, है ना। और जो यहाँ से भारत का जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, उसको वायसराय बोला जाने लगा था। और जो पहले वायसराय बने थे वो बने थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारतीय संविधान का विकास यहाँ तक किया था। अगली वीडियो होगी तो उसमें हम आगे करेंगे, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए अच्छे से इसको देखिएगा। अगर समझ में नहीं आती कोई भी चीज़ तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा और उसको मैं बताऊंगा आपको, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों, अभी क्या होगा, मैं यहाँ थ्योरेटिकल करा रहा हूँ, इसके बाद इसी के मैं MCQ बनाऊंगा इसी चैप्टर में से निकाल के, और मैं कल से कोशिश किया करूँगा 10 क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए होमवर्क के दिया करूँगा, है ना। जैसे 4 या 5 क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे फैक्ट होंगे उनको आपको देख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हुआ करेंगे। तो और कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है फ्रेंड्स।